Hello friends, welcome to EduTap. As you already know that we are running the success story series on our YouTube channel, and there's one more such successful story of Mr. Gautam. Hello Gautam, कैसे हैं आप? हेलो सर, फाइन फाइन। कैसा लग रहा है इतना बड़ा अचीवमेंट पाकर? सर ये तो है ही, क्योंकि अगर जो मेरा फील्ड रहा है इकोनॉमिक्स, उसमें मेरे लिए दो सबसे बड़े अचीवमेंट हो सकते हैं ओवरऑल। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी में देखे जाए, या तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस होता है या आरबीआई होता है। तो अब मैं इंडिया के सेंट्रल बैंक में एक इकोनॉमिक रिसर्च ऑफिसर के रूप में काम करूंगा, तो मेरे लिए लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है ही। थोड़ा सा मैं अपने एस्पिरेंट्स को बता दूं कि जो हमारे गौतम है, he is not for he hasn't applied for the journalist post, rather he applied for the DEPR. ओके, सो यहाँ जो है ये थोड़ा एग्जाम डिफरेंट होता है। इसमें फेज 1 भी कंप्लीटली टेक्निकल होता है एंड फेज 2 भी टेक्निकल होता है। सो दोस्त who wants to check out the preparation related strategy of DEPR, they can get valuable inputs from our not aspirant, sorry, I'm sorry, from our grade B manager, which is Mr. Gautam. So Gautam, आप थोड़ा सा हमें अपने क्या कहते हैं बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या थी, आप किस तरह से इस आरबीआई एग्जामिनेशन के बारे में आपने जाना। वैसे आपने ऑलरेडी बता दिया कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट, बट थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप बताना चाहें, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। मेरा जो स्कूलिंग है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से ही हुआ है। हाँ जी। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग से किया, और अब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ही इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रहा हूँ। उसके बाद अलावा मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम होता है वो क्वालिफाई किया है। इसके अलावा मेरा एक दो जो नेशनल जनरल है उनमें पब्लिकेशन है, और इंटरनेशनल में मेरे पब्लिकेशन अभी एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो वो प्रोसेस में है पब्लिकेशन। ओके, सो आई थिंक आपका कहीं भी कोई गैप नहीं रहा, यू आर जस्ट कंटिन्यूअस इन योर प्रिपरेशन एंड योर एजुकेशन। इन टर्म्स ऑफ आपकी जो एजुकेशन रही है उसमें हमेशा आपने पहले बीए किया, एमए किया, नाउ यू आर परसुइंग द पीएचडी, सो हाँ देयर जी। इज नो गैप इन देयर। नहीं, एक ईयर का गैप था जैसे मास्टर्स के बाद, क्योंकि मेरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया था सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद। तो मैंने अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मैं सिलेक्ट भी हुआ, पर मैंने वहां ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं जेएनयू से ही पीएचडी करना चाहता था। तो इसलिए मैंने वापस प्रिपरेशन किया, और आज मैं जेएनयू से ही पीएचडी कर रहा हूँ। ओके, वैसे आपने अभी हमें अभी बता ही दिया था कि आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है इसके अकॉर्डिंग आपके प्रेफरेंस के लिए दो ही पोस्ट हो सकती है, या तो आईईएस या फिर हाँ जी। आरपीआई। हाँ जी। सो आपके अकॉर्डिंग विच वन इज गुड फॉर यू, और या फिर आप इनमें से मतलब किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहेंगे, या आप इसके बारे में हमको क्या बताना चाहेंगे थोड़ा और डिटेल में? जितना अभी तक मैं अभी इन सर्विसेज में नहीं हूँ, तो जितना मैंने बाहर से ऑब्जर्व किया है हमारे सीनियर्स के थ्रू, तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स लोग अलोकेट कर दी जाती हैं। जैसे अगर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर में भी वो आपको भेज सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में भी भेज सकते हैं। बहुत कम चांस है कि आपको डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अपॉइंटमेंट मिले। तो ये कंटेंशन था जो मेरे माइंड में था। दूसरा, ईएस में कहीं ना कहीं फील्ड रिलेटेड जॉब भी है, कई बार आपको वो फील्ड में भेज सकते हैं। और मेरा जितना भी रिसर्च का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं फील्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं, और मैं उसे पसंद भी नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैंने अपने प्रेफरेंस में आरबीआई को चुना, क्योंकि आरबीआई में हमें प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठ के मोस्टली काम करना है। और कहीं ना कहीं एज प्रोफेशनलिज्म में देखा जाए, तो मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन था कि मैं डायरेक्ट इकोनॉमिस्ट के अंडर काम करूँ, जिसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, अदर जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक्स्ट्रा, ऐसा मेरा मानना था। तो इस कारण मैंने आरबीआई को ज्यादा प्रेफर किया ईएस से। ओके, सो एक क्वेश्चन है जो मेरे मतलब मेरे भी मन में बहुत आता है, एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो शायद इसी वजह से पीछे हट जाते हैं कि आरबीआई जो है वो थोड़ा सा बायस्ड है उनके लिए जो दे हुआ फ्रॉम द इंग्लिश बैकग्राउंड। ऐसा आपका क्या मानना है इस टेक पे? बिकॉज यार वी नो इंडिया, मतलब हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, और हिंदी को ही हम यहाँ पे थोड़ा सा एक हीन भावना से देखते हैं, हाँ जी। थोड़ा सा वी कैन से दैट। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब क्या हिंदी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिंदी हमारे हिंदी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए क्या आप सजेशन है कि क्या वो ये हार मान के बैठ जाएं, या आरबीआई जो है एक लेवल प्ले करता है, सबको बराबरी नजर से देखता है? नहीं सर, पहला तो मैं इस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही एग्री नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि
लैंग्वेज केवल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे जैसे मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ से था, तो हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं थे। तो मैंने अपना पूरा, अगर मैंने कॉलेज तक देखा जाए तो मैंने प्रॉपर हिंदी मीडियम पढ़ा था। जब मैं जेएनयू में आया था तो उससे पहले मैंने इंग्लिश में कभी एक पेज नहीं लिखा था। पर यहाँ मुझे जेएनयू में बैकग्राउंड मिला तो मैं इंग्लिश लिखना सीख गया अच्छे से। अब मैं इंग्लिश में पीएचडी कर रहा हूँ, पब्लिकेशन की है। हाँ। तो इंग्लिश ओवरऑल उससे फ्लुएंट हो चुकी थी। पर कहीं ना कहीं स्कूलिंग के कारण मैं बोलने में उतना फ्लुएंट नहीं था, बोल सकता हूँ पर फ्लुएंट नहीं था। तो मैंने अपना मीडियम ऑफ इंटरव्यू हिंदी चुना, और ओवरऑल जो एग्जामिनेशन थे वो मैंने नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में दिए। और इंटरव्यू में जितना मेरा मानना है, बोर्ड मैम्स ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। अगर मैंने क्वेश्चंस को वापस रिपीट करने के लिए कहा तो उन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रिपीट की। तो मेरा मानना है कि इस इंस्टीट्यूशन में मुझे कोई भी बायसनेस नहीं दिखा ओवरऑल किसी भी लेवल पर। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन पूछने का भी इसलिए था क्योंकि कई बार ये होता है ना कि जैसे हमारे जो एग्जामिनेशन है उसमें भी मतलब जनरली कि एक थोड़ा-सा लगता है कि जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से जो बच्चा होगा वो कहीं न कहीं मेरा, क्योंकि 2-3 बच्चों ऐसे एस्पिरेंट से मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने मेरे को यही किया कि सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हमारे लिए शायद जॉब नहीं है। तो मेरा नाउ यू आर एन एग्जांपल कि आप एक हिंदी बैकग्राउंड से हैं, नाउ यू आर वर्किंग विद इंग्लिश एंड नाउ यू आर वर्किंग विद द आरबीआई। सो तो वो आपके यू कुड बी अ बिग एग्जांपल फॉर दैट। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं, टू बी ऑनेस्ट। यस सर, वो एक इंटरनल इन्फीरियरिटी है, क्योंकि इंडिया में ऐसा लेजेसी रहा है, इंग्लिश को इतना ज्यादा डोमिनेंसी दिखाया गया है। पर ओवरऑल अगर इन इंस्टीट्यूशन में मुझे देखा जाए तो मुझे कहीं भी बायसनेस फील नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो एक एस्पिरेंट्स के लेवल पर कोई भी इन्फीरियरिटी लाने का कोई भी एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि वो अंदर कुछ इन्फीरियरिटी रखे। वो यस। प्रॉपर इंटरव्यू दे अपना, उसमें अच्छे सिलेक्शन के चांसेस है। यस, दिस इज एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू। सो अब हम जो है, देखिए आपने काफी अच्छे से हमें अपना बैकग्राउंड के बारे में बताया। अब हम थोड़ा सा लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजी, थोड़ा स्ट्रेटेजी रिलेटेड हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। वही रहेगा अपना, क्या कहते हैं, फर्स्ट हम पहले फेज 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फेज 2 के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में। तो फेज 1 का चलिए शुरू करते हैं। फेज 1 में जो हमारा ये पेपर है, ये मोस्टली टेक्निकल होता है। आई थिंक देयर आर 60 टू 62 ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग आस्क्ड। जो हमारे 62 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे आर ऑल द टेक्निकल क्वेश्चंस एंड देयर आर डिफरेंट मार्किंग्स, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क। यस सो आपकी प्रिपरेशन की सोर्सेज क्या थी इस एग्जामिनेशन के लिए? सर, पहले तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा, पहली बात तो जैसे इस आरबीआई के पेपर हमें ऑनलाइन अवेलेबल नहीं, ये नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके। तो इसके कारण एक असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। पर ब्रॉडली अगर सीनियर्स के थ्रू या कुछ इंस्टीट्यूट्स के थ्रू अगर इन्फॉर्मेशन लिया जाए तो उनसे बेसिकली पता पड़ता है कि क्वेश्चन मोस्टली मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से आएंगे। इकोनॉमिक्स में जितने भी पोर्शन है उनका जो मैथमेटिकल पोर्शन है, जैसे अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैथमेटिकल पोर्शन है उसको कवर कर लिया जाए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैथमेटिकल पोर्शन है उसको कवर कर लिया जाए जो सोल्व क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा स्टेट्स और इकोनॉमेट्रिक्स है, उनको अगर मैथमेटिकल पोर्शन को अच्छे से कवर किया जाए तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। सोर्सेस में अगर माइक्रो में देखा जाए तो एच एल आहूजा स्टैंडर्ड बुक है, उसी में कुछ एक क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको सोल्व किया जाए तो उससे हेल्प मिलती है। मैक्रो में फ्रोइन स्टैंडर्ड बुक है, उससे हेल्प मिलती है। टेडी में सेल्वाटोर बुक है। स्टेट्स में कोई भी ग्रेड लेवल का टेक्स्ट जैसे आर गुप्ता, उसको ले सकते हैं। और इकोनोमेट्रिक्स में गुजराती है वो बुक, और उसके अलावा एक बुलरीज बुक है, उसके लास्ट 2-3 चैप्टर्स है, इनको रेफर किया जा सकता है। तो बेसिकली यही मेरे सोर्सेस रहे हैं। और जैसे आपने बताया भी, ये क्या कहते हैं, इस जो एग्जामिनेशन में है इसमें मार्क्स, जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट मार्किंग के होते हैं, 1 मार्क, 2 मार्क, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी हाँ, डिफरेंट है। सो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मतलब जो आपका अटेम्प्ट था, क्योंकि जो 4 मार्क क्वेश्चन है आपने को बताया कि उसमें हाफ मार्क की जो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो कई बार हमारा पेन वहां जाते जाते रुक जाता है। हाँ जी। सो इसमें बहुत ही ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होती है कि मुझको ये क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना है। तो आपकी इसके बारे में क्या अप्रोच है? मेरा तो सर ये मानना है कि जो शुरू का कुछ हाफ टाइम हमने एलोकेट किया है अपने एग्जामिनेशन हॉल में, उसको हम जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनको पहले प्रेफरेंस दें, क्योंकि उनमें सोल्व होने के चांसेस ज्यादा हैं। बड़े क्वेश्चंस में मार्क्स ज्यादा है पर कई बार कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो उसमें मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और क्या पता आंसर नहीं आए और हमारा टाइम कंज्यूम हो गया तो उसके बहुत चांसेस हैं। तो मेरा मानना है कि पहले हम 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन सोल्व करें। 3 नंबर के क्वेश्चन भी कुछ एक बहुत ईजी होते हैं, उनको जल्दी जल्दी सोल्व कर लिया जाए। उसके बाद अगर टाइम परमिट कर रहा है तो, और टाइम परमिट सफिशिएंट बचता है उसमें, तो उसके अलावा जो 4 मार्क्स है उनको टच किया जाए। जो जो फर्स्ट साइट में मुझे लगता है कि हाँ हो सकते हैं उनको टच करूँ, ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। तो अगर उनको सोल्व किया जाए, तो अगर 1-2 भी सोल्व हो जाए तो बहुत सिचुएशन बेटर हो जाती है कैंडिडेट के लिए। ओके। सो फेज 1 रिलेटेड आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। और अब चलिए फेज 2 के बारे में बात करते हैं।
फेज 2 में आपने बताया कि 2 पेपर हैं अपने, एक इंग्लिश का और एक अपना इकोनॉमी का पेपर है, जिसमें जो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव पेपर है। यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। यस। सो पहले आप इंग्लिश के बारे में थोड़ा-सा बताइए, क्या कहते हैं, इंग्लिश की आपकी क्या अप्रोच रही? आपने क्या कोई प्रैक्टिस मॉक वगैरह दिए इसके प्रैक्टिस टेस्ट, या फिर आपने डायरेक्टली कोई मतलब डायरेक्टली यू अपीयर्ड फॉर द एग्जाम? किस तरह से आपकी अप्रोच रही? सर कहीं न कहीं मेरा टाइपिंग स्पीड उतना नहीं था, मुझे डर था कि हाँ। टाइपिंग स्पीड में कोई इश्यू ना हो। हुँ। तो मैंने जो जितने भी लास्ट ईयर के पेपर आरबीआई वेबसाइट पर अवेलेबल है, इंग्लिश के और इकोनॉमिक्स के भी, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को टाइपिंग करके लिमिटेड टाइम में खुद को टेस्ट किया कि मैं कर पा रहा हूँ क्या? तो मुझे फ़ील हुआ कि टाइपिंग स्पीड का कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट्स बहुत कम है। तो फिर मैंने देखा कि 100 नंबर्स का पेपर है और उसमें 3/4 क्वेश्चन ही केवल आएँगे। तो इस पेपर में ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पर उसका क्वालिटी इंप्रूव किया जाए। जैसे एक एस्से है, एस्से की वर्ड लिमिट 300 के आसपास होगी। तो क्यों ना मैं 300 वर्ड्स में अच्छी क्वालिटी इंप्रूव करूँ, अपने वर्ड्स की, अपने कंटेंट की। तो इसी की मैंने टाइपिंग में जो लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स अवेलेबल थे वेबसाइट पर, उनको मैंने ओवरऑल टाइप करके लास्ट के जितने भी 15-20 दिन थे, मैं डेली उसको 2-3 आवर देता था, तो सफिशिएंट इसके अलावा कुछ ज़रूरत पड़ा नहीं। ओके। अच्छा, जो ऐसे आप इंग्लिश का लिखते हैं, क्या वो जर्नलिस्ट फैक्ट पे होता है? क्योंकि वो सपोज़ किसी इश्यू पे भी पूछ सकते हैं। तो आप क्या उसको जर्नल लाइन्स पे लिखना पसंद करेंगे, या फैक्चुअल्स मीन्स आप उसमें बहुत सारा डाटा डालना चाहेंगे, या फिर कोई मतलब बहुत सारे रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स? ठीक है, एग्ज़ाम्पल्स तो हम डाल सकते हैं, बट क्या आप उसमें बहुत ज़्यादा डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स डालना चाहेंगे? क्योंकि सर इट्स इसमें एन वर्ड इंग्लिश एसे। सॉरी। यस, सर इसमें वर्ड लिमिट बहुत कम है, हुँ, तो मेरा मानना है कि हम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स नहीं डाल सकते। हुँ, तो मैं जैसे 300 वर्ड्स का था और मैंने स्टार्टअप पर ऐसे लिखा था। तो मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालना चाहा, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टार्टअप के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या लॉसेस है, क्या एडवांटेज है, क्या चैलेंजेस है। इसी मैंने समराइज़ किया। डाटा मैंने कम से कम डाला, क्योंकि वर्ड लिमिट्स अगर कम है, तो मैं ज़्यादा डाटा डालूँ, तो उसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, मेरा कंटेंट छूट सकता है। तो यही मेरा अप्रोच था उसमें। ओके। और अब जब हम अगर इंग्लिश की तो अगर हमने काफ़ी अच्छे से बात कर ली है, बट अगर हम अपने के इकोनॉमी का जो टेक्निकल पेपर है, फी पेपर 2, जिसमें हमें 10 में से 5 डिस्क्रिप्टिव करने हैं, सो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या अप्रोच थी? सर इसके इकोनॉमिक्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, वो कुछ एक ईयर्स के अवेलेबल है वेबसाइट्स पर। तो पहले उनको अच्छे से एनालाइज़ किया जाए। उसको एनालाइज़ करने से हमें बेसिक बेसिक पता पड़ता है कि 50% क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के हैं। तो फिर इंडियन इकोनॉमी में किस सेक्शन से है, इसको भी हम लगभग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर लास्ट ईयर में या लास्ट 2-3 ईयर में गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, तो उनको अच्छे से क्रिटिकली एनालाइज़ कर लिया जाए। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे है, उससे 1 या 2 क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे, वो तो हर साल आते हैं। ये सेक्शन हो गई। उसके अलावा कोई भी जो इश्यू है, इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जैसे अभी एग्रीकल्चर में था या सर्विस का या जीएसटी का था, तो इन इश्यूज़ को अच्छे से कवर कर लिया जाए और उसके एक स्टैंडर्ड आंसर खुद ही प्रिपेयर कर लिए जाएँ। क्योंकि लगभग हमें आइडिया है कि इन्हीं एरिया से क्वेश्चन आएँगे। तो हम इन्हें अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर कर लें कि हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, ताकि हम जब एग्ज़ाम हॉल में लिखें तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें टाइम कंज़्यूम ना करना पड़े। तो ये स्ट्रैटेजी 50% पेपर के लिए होगी। इसके अलावा जो 50% पेपर होगा वो इकोनॉमिक्स जो थ्योरीज़ है उनसे आएगा, थ्योरेटिकल जो सेक्शन है। जैसे 1-2 क्वेश्चन्स आते हैं जो ओपन इकोनॉमी मैक्रो है, जैसे मॉडल फ्रेमिंग मॉडल, स्वान मॉडल, एटेक्स्ट्रा, इन सेक्शंस को कवर कर लिया जाए, आईएसएलएम जो मॉडल है उसको कवर किया जाए। उसके अलावा एक क्वेश्चंस कई बार माइक्रो से देखा जाता है। माइक्रो से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसका ओवरऑल एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, जैसे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, एरो थ्योरम, एटेक्स्ट्रा का। उसके अलावा एक क्वेश्चन आएगा ग्रोथ मॉडल से। ग्रोथ मॉडल में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग उन्हीं क्वेश्चंस का हर 2-3 साल में रिपीट होता है। तो ओके। उन्हीं सेक्शंस को अच्छे से उसका जो मॉडल आंसर है वो तैयार कर लिया जाए, ताकि आंसर लिखते टाइम मैं कुछ मिस्टेक ना करूँ। ये किया जा सकता है। तो बेसिकली यही स्ट्रेटेजी था, क्योंकि मेरे पास जब 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड रखूँ, बहुत ज़्यादा ब्रॉड करने से अच्छा। तो वही स्ट्रेटेजी इसमें काम आती है। ओके। और आपने जो आंसर लिखे, वो आपकी अप्रोच क्या थी? मतलब आपने क्या कहते हैं, पॉइंट वाइज़ लिखे? दो ये इकोनॉमी का पेपर है और इसकी शायद रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको पॉइंट वाइज़ लिखने चाहिए। बट ओवर एंड ऑल आपको मतलब क्या अप्रोच रही? आपने क्या शॉर्ट पैराग्राफ वाइज़ लिखे, या फिर आपने पॉइंट वाइज़ आंसर लिखे? मैंने मिक्स किया था। जैसे जो मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स थे, उनमें पॉइंट वाइज़ हम नहीं लिख सकते। हुँ, तो उनमें जैसे ग्राफ वगैरह टेक्स्ट आते हैं, तो उनमें मैंने पैसेज का यूज़ किया। उसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी में कुछ क्वेश्चंस थे, उनमें मैंने पॉइंट्स यूज़ किए, क्योंकि पॉइंट्स के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डाल सकता हूँ अपने आंसर में। जैसे जीएसटी पर इस साल 14 ये 15th फाइनेंस कमीशन पर क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन था, जो डायरेक्ट सर्वे से थे कुछ क्वेश्चन। तो इनमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इंक्लूड किए, जिससे कि जितना मेरा कंटेंट मैंने पढ़ा हुआ है, वो मैं उसमें डालता हूँ। उसके अलावा मैंने लास्ट के जो
समराइज करना होता है, उसमें मैंने कुछ पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ डाले, जिसमें मैंने उसका समरी लिखा और क्या क्रिटिकली एनालाइज हो सकता है, क्या फ्यूचर पॉलिसी प्रोस्पेक्टस हो सकता है, वो भी मैंने डाला, ताकि उससे मेरा इंडिविजुअल क्या ओपिनियन है वो उस आंसर में दिखे। ओके। अच्छा, आप क्या हमें थोड़ा-सा ये बताना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने इकोनॉमिक सर्वे मेंशन किया, कि वहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या कुछ और गवर्नमेंट सोर्सेज़ आप हमको रेफर करना चाहेंगे कि हाँ, ये तो एक स्टूडेंट के लिए मस्ट ही मस्ट है, कि वो ये करने ही करने हैं उसको? उसके अलावा सर एक बजट है, जैसे हर 1-2 साल में एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि एनालाइज द बजट। तो बजट के लिए आरबीआई जो बुलेटिन आता है, उसमें बजट के बाद वो एक पेपर पब्लिश करते हैं, तो वो बजट का एनालाइज आरबीआई भी करता है अपनी तरफ से। उसके अलावा अदर जो सोर्सेस हैं, न्यूज़पेपर या जिन भी सोर्सेस से हम बजट का रीडिंग कर सकते हैं, तो उससे इन क्वेश्चंस को तैयार किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आरबीआई के जो एनुअल रिपोर्ट है, उसमें भी कई बार कुछ एक सेक्शंस को, जैसे एनबीएफसी या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके ऊपर अच्छा खासा एनालाइज किया होता है, तो उनको हम रेफर कर सकते हैं। तो यही सोर्सेस मेनली मेरे सोर्सेस हैं। इसमें आपने आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के बारे में मेंशन किया। मेरा एक छोटा-सा ये है, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स कहते हैं सर इतनी बड़ी बुक, ये एनुअल रिपोर्ट आ जाती है, इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, इसको हम किस तरह से कवर करें कि ताकि मतलब जो हमारा यूज़फुल डाटा है वो हम ईज़िली निकाल सकें? क्योंकि वो तो इसके रिपोर्ट लिए के मैं नंबर ऑफ पेजेस देख के ही डर जाते हैं। सर इसमें सबसे पहला मैं रिकमेंड करूंगा, एक आरबीआई का एक पब्लिकेशन बुक है, आरबीआई फंक्शंस नेम से, आरबीआई वेबसाइट पर अवेलेबल। पहले उसको बेसिकली पढ़ लिया जाए। अगर उसको अच्छे से पढ़ लिया है, तो उस एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है वो इजी हो जाएगा। फिर अगर हमने उस बुक को पढ़ लिया है, तो हमें फंक्शंस क्लियर हो गए। फिर हमें एनुअल रिपोर्ट में क्या रिसेंट में आरबीआई ने किया है, तो उन पॉइंट्स को थोड़ा बहुत रिमेंबर करना है। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता था कि जब भी मैं आरबीआई रिपोर्ट पढ़ता था, तो उस पेज के नीचे ही मैं 2-3 पॉइंट नोट कर लेता था, कि जब भी मैं रिवाइज करूं तो मुझे पूरा पेज कभी देखना ही ना पड़े। उस पूरे पेज में दो दो पॉइंट थे, वही मुझे देखने पड़े। तो मैंने इस तरह से किया। उसके अलावा कुछ आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस को अच्छे से थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया जाए। मेनली जो रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं, जैसे इस साल एनबीएफसी पर बॉक्स थे, ग्रीन फाइनेंस पर बॉक्स थे, क्लाइमेट चेंज पर बॉक्स थे, तो इन बॉक्स को अच्छे से पढ़ लिया जाए, क्योंकि बॉक्स है वो अच्छा एनालाइज करते हैं किसी एक टॉपिक का बहुत ही कम शॉर्ट वर्ड्स में, उसको पढ़ा जाए। उसके अलावा जो बैलेंस शीट है, उसको अच्छे से देख लिया जाए। आरबीआई फंक्शंस बुक में बैलेंस शीट क्या है उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें बेसिक बेसिक उसके कुछ एक आंकड़े देख लिए जाए, कि बाई चांस इंटरव्यू में बाई पूछा जाए आपसे कि आपने आरबीआई बैलेंस शीट देखा है, उसके क्या क्या उसमें आइटम्स है, तो उनको आंसर करने में इजी होता है। और इस आरबीआई रिपोर्ट में कुछ एक डाटा है इंपॉर्टेंट, जैसे बैंक से एनबीएफसी रिलेटेड, वो कुछ एक देख लिया जाए, ताकि मैं आंसर में उसको कोट कर सकूं एनपीए रिलेटेड, तो उसका बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आरबीआई रिपोर्ट में बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई रिपोर्ट क्या है, कोई कम इंस्टीट्यूशन है जैसे कॉर्पोरेट, उसका रिपोर्ट है वो पहले बताता है कि मेरे लास्ट ईयर के टारगेट क्या थे, उन टारगेट में मैंने क्या अचीव किया और नेक्स्ट ईयर क्या टारगेट है। तो वो एक कैंडिडेट का काम नहीं है, कैंडिडेट उसमें से खुद के पॉइंट निकाल दे, उसका वही काम है। अच्छा, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में 10 में से 5 क्वेश्चन्स करने होते हैं, बट वो भी आपको टाइपिंग करनी होती है। तो क्या जो नहीं टाइ नहीं सर, या इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो रिटर्न है सॉरी सॉरी दैट्स रिटन। आंसर शीट पर। या तो उसमें क्या है कि आपको जो टाइम मिलता है, हाँ जी। इट इज मोर देन सफिशिएंट, या आपको लगता है कि नहीं, अभी वी देयर इज अ स्कोप? नहीं सर, टाइम सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चंस के मार्क्स ज्यादा है, 20 मार्क्स के पर क्वेश्चंस है, तो उसमें हम अच्छे से अच्छा कंटेंट डालें। तो मेरा मानना है कि टाइम सफिशिएंट है, अगर अच्छे आंसर लिखे जाए तो टाइम की कमी नहीं आती टाइम की कमी नहीं होती है। है। और आपका क्या टेक रहेगा, मतलब जो इकोनॉमी रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वहां हमको डालनी चाहिए? नहीं सर, इट्स फैक्ट जस्ट डालने सिंपल, अगर चाहिए। सपोज कोई सिंपल थ्योरी उन्होंने पूछी है, हाँ सो जी। उसके रिलेटेड हमको कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स डालने चाहिए, या फिर, या आपका क्या टेक है इस पर? सर मेरा मानना है कि बेसिक फैक्ट डालने ही चाहिए। जैसे इस बार इनइक्वलिटी पर क्वेश्चन था, तो इनइक्वलिटी का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड थोड़ा सर्वे में दिया था, थोड़ा हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ बेसिक फैक्ट्स डाले, जिससे मेरा आंसर सब्सटेंटेड हुआ, कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो क्यों सही है। और जो सर्वे ने कुछ एक पॉइंट दिए, सर्वे का मैंने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी किया कि क्यों वो गलत है, तो उसमें मैंने कई फैक्ट्स डाले, जैसे चाइना का मैंने 1-2 फैक्ट्स डाले, 1-2 इंडिया के फैक्ट्स डाले। तो मेरा मानना है कि कुछ एक बेसिक फैक्ट जरूर डाले जाए, उससे बेनिफिट ही होगा आंसर में। तो सपोज सपोज हम कोई पॉइंट कोट कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर अगर सर्वे या किसी भी रिलायबल सोर्स से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो, सपोज हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो अगर उसके रिगार्डिंग की अभी तक गवर्नमेंट ने सपोज इतने ही अकाउंट खोल पाई है, अगर क्रिटिसिज्म में हम वो कोट करें, तो इट विल बी अ बेटर आंसर।
हाँ उसको सर, मतलब फैक्ट जो आप डालने कह रहे चाहिए। हैं उसको अगर आप एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर सके तो वो करना चाहिए। हाँ सर, मेरा मानना है फैक्ट डालने चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट प्रॉपर इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, तो वो मान के चलते हैं कि आपको बेसिक बेसिक टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग है और आपको उसका एनालाइज पता है कि क्यों पॉलिसी काम कर रही है, क्यों नहीं कर रही। तो मेरा मानना है फैक्ट मस्ट है किसी भी आंसर के लिए। ओके, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन रिलेटेड पॉइंट्स हमने फेज 1 फेज 2 के कवर कर ही लिए हैं, तो लेट्स कम टू द इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के लिए आपने क्या-क्या मतलब कुछ एडिशनल प्रिपरेशन की थी, या आप जो टेक्निकल तैयार करते आ रहे थे वो आपका तैयार ही था, या आपने कुछ और एक्स्ट्रा इसके साथ किया था? सर, जब मेंस का रिजल्ट आया था तो इंटरव्यू के बारे में बहुत से मार्केट में गलत इन्फॉर्मेशन थी कि आप ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, तो मैंने भी वही फॉलो किए। जैसे मैंने आरबीआई रिपोर्ट पढ़ी, आरबीआई फंक्शंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसके अलावा रिपोर्ट ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस, आरबीआई के रिसर्च पेपर मैंने खूब पढ़े, सब कुछ मैंने लगभग पढ़ लिए। पर जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू में उन्होंने इतना जर्नलिस्ट क्वेश्चन मुझसे पूछे, जो मुझे लगा कि वो अगर मैं नहीं पढ़ता तो भी मैं आंसर देता। पर ओके, उस पढ़ने का मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मैं वहाँ कॉन्फिडेंस से बैठा था कि मुझसे कुछ भी पूछा जाए मैं आंसर दे दूं। उसका ये बेनिफिट था। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो करंट इश्यूज है आसपास अभी, जो भी पिछले 1 साल में अगर हो, उनको अच्छे से कवर कर लिया जाए। जैसे मेरे मुझसे एमएसएमई पर ग्रीन फाइनेंस पर क्वेश्चन पूछे गए, तो मेरा मानना है कि जो करंट इश्यूज है उनको अच्छे से कवर किया जाए जितना भी हो सके, और उसमें आरबीआई रिपोर्ट्स में इनमें जो भी उन्होंने काम किया है उसको थोड़ा रिमेम्बर किया जाए, ताकि मैं बोर्ड के सामने उन पॉइंट्स को रख सकूं कि इनमें आरबीआई ने क्या काम किया है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आरबीआई के फंक्शन है उनका अच्छे से जानकारी होना चाहिए। उसको फाइनेंस जो आरबीआई फंक्शंस की जो बुकलेट है उससे, उसके अलावा ये जो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट है, इन दोनों को कोरिलेट किया जाए, तो दोनों को अच्छे से कवर किया जाए। और बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए, तो कुछ एक बेसिक इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो उनको मैंने जो अपना ग्रेजुएशन लेवल का टेक्स्ट था उसको मैंने रिवाइज किया, ताकि जो बेसिक क्वेश्चन है वो मुझसे गलत ना हो। तो यही मेरा लगभग स्ट्रेटेजी था। और ओके। न्यूज़पेपर मस्ट है, मिंट या बिजनेस स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ा जाए, फिर उसी से हमें मॉनेटरी पॉलिसी है, इनका अभी प्रेजेंट में क्या कंटेक्स्ट चल रहा है, क्या क्रिटिसिज्म है, उसके बारे में हम अच्छे से डिफेंड कर पाए। ओके, मेरा वैसे आपने इंटरव्यू के बारे में बता ही दिया कि इट वाज मोस्टली जर्नलिस्ट बट कुछ टेक्निकल थे, बट फिर भी मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आपकी एक स्पेशलिस्ट पोस्ट है। तो जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में जो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या वो बहुत ही ज्यादा डीप थे, या दे वर ओनली ऑन द जनरल लाइंस की बस जस्ट दे वर आस्किंग अबाउट द बेसिक? नहीं सर, इसमें कुछ एक क्वेश्चन तो बहुत ही जर्नलिस्ट थे इकोनॉमिक्स की, हाँ, पर कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा टेक्निकल थे, ओके, जो हमारे जो बिल्कुल सबसे हार्ड मॉडल होते हैं इकोनॉमिक्स में, ओके, उनके अंदर से थे। ओके, तो उनमें हमें कहीं ना कहीं इंटरव्यू में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जैसे इकोनोमेट्रिक्स में मुझसे बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछे गए, हाँ, जो मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा था, पर मैंने हाँ, जितना रिमेम्बर किया उतना मैंने आंसर किया। हाँ। तो जैसे आप रिमेम्बर नहीं कर पा रहे थे उस समय, तो एक आदमी के मन में आता है कि जब वो सपोज मैं एक इंटरव्यू दूंगा और मेरे मन में कुछ नहीं आएगा, तो हाउ कैन आई से नो? मैं इस चीज को कैसे कहूँ कि मेरे को नो कहना है, मुझको इसके ज्यादा नहीं पता। तो आपने उस चीज को कैसे डील किया? सर, जैसे मुझसे पूछा गया वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल और स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल, तो जितना मैं रिमेम्बर कर पाया उतना मैंने बताया। फिर उन्होंने और ज्यादा एलेबरेट के लिए कहा, तो मैंने सिंपल सॉरी कहा कि सॉरी सर, आई डोंट रिकॉल। ओके। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने कम टाइम में जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ रिकॉल कर लें। तो अगर नहीं रिकॉल कर पर हम कॉन्फिडेंस से उसे एक्सेप्ट करें। हाँ, तो मतलब अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो ज़बरदस्ती उस पे फेक करने का ज़रूरत नहीं नहीं सर, है। फेक का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर है वो ओवरऑल सब कुछ जानते हैं। तो ओके, कुछ भी फेक बोलेंगे तो उसका मुझे लगता है लॉस होगा। ओके, तो फेक कभी भी नहीं होगा। ओके। चलिए फिर कुछ जनरल क्वेश्चंस फिर दोबारा से पूछते हैं, स्ट्रेटेजी रिलेटेड तो सब कुछ हो ही गया है हमारा। अच्छा, आपका उस दिन जो इंटरव्यू था, उस दिन आपका ड्रेस कोड क्या था? ड्रेस कोड मैंने ब्लैक सूट पहना था, कोट पैंट, ब्लू टाई, वाइट शर्ट। ओके। एंड आपने देखो ये जो एग्जामिनेशन है, ये आपने दिस वाज योर थर्ड अटेम्प्ट, यस सर। एंड आपने शायद 2017 में दिया था फर्स्ट टाइम, नहीं फिर सर, मैंने 18th में, फिर 18, 19th में, फिर हाँ, 19 एंड और नाउ। फिर ये 21st में। सो जो पुराने अटेम्प्ट्स थे उनमें क्या गलत हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग? सर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मेरे मास्टर्स के एग्जाम क्लैश कर गए थे। ओके, तो आरबीआई का जो ये पेपर है, ये मैं बिना प्रिपरेशन के देके आया, तो उस कारण उसमें नहीं हो पाया। सेकंड में मैंने अपनी जो भी कमियां थी उनको सोल्व किया, तो उससे मेरा प्रीलिम्स हुआ। पर मेंस में कहीं ना कहीं मेरे कुछ मार्क्स कम रह गए थे, आई थिंक 10-11 मार्क्स, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया। और थर्ड में मैंने मेंस का अच्छे से प्रिपरेशन किया, तो उसमें आराम से हुआ। ओके। सो मतलब
आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो सजेस्ट करती है कि आप यू आर डैम प्रिपेयर्ड अबाउट दिस एग्जाम, तभी वो कॉन्फिडेंस आपकी बात भाषा में झलक भी रहा है कि आपकी तैयारी पूरी थी इस एग्जामिनेशन को लेके। बट व्हाट यू वांट टू सजेस्ट फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग देयर स्ट्रगल्स, रिगार्डिंग द मटेरियल आल्सो, कि वो कैसे इस डीईपीआर जो पोस्ट है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च के बारे में, कि वो इसको आराम से तैयार कर सकें? सर मेरा मानना है कि बेसिक जो मास्टर्स लेवल में हम टेक्स्ट पढ़ते हैं उनको बेसिक बेसिक पढ़ लिया जाए, और प्रीलिम्स के टाइम जो शुरू लास्ट का 1 मंथ है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व किए जाएं, ताकि मेरी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एग्जैक्ट रहे। क्योंकि फर्स्ट पेपर में टाइम बहुत बड़ा इश्यू है, उसमें टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है। तो फर्स्ट में मैं कहूंगा कि लास्ट जो 1 मंथ है उसमें ओवरऑल क्वेश्चन से सोल्व किए जाएं, ओवरऑल इकोनॉमिक्स, मैक्रो माइक्रो या ट्रेड इकोनॉमेटिक्स। मेंस है उसमें हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, जो ड्यूरेशन है प्रिपरेशन का उसमें हमें मुश्किल से 25 डेज मिलते हैं। तो 25 डेज में क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जाएं कि क्या क्वेश्चन, क्या एरिया मुझे कवर करना है, क्योंकि उसमें ओवरऑल पूरा पोर्शन कवर नहीं कर सकता। तो लास्ट ईयर पेपर को एनालाइज किया जाए या जो भी सीनियर के एडवाइस जिनसे है, तो ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जाएं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, 20-30 क्वेश्चन, उन्हीं पे अच्छे से काम किया जाए। क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 10 में से कम 5 तो अटेम्प्ट कर ही पाऊंगा जो मैंने पढ़े हैं। 5 अगर मैं छोड़ भी दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरा मानना है यही है। उसके अलावा न्यूज़पेपर है उनको अच्छे से कवर किया जाए, इकोनॉमिक सेक्शन है उसको तो बहुत ही अच्छे से किया जाए, क्योंकि कई बार इंटरव्यू प्रॉपर करंट पर चलता है। तो मिंट या बिजनेस स्टैंडर्ड है में किसी भी एक न्यूज़पेपर को अच्छे से डेली कवर किया जाए, तो यही मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। और आरबीआई वेबसाइट है उसमें उसको थोड़ा थोड़ा रिव्यू किया जाए, क्योंकि उसमें कई बार नए सर्कुलर है वो कुछ काम आते हैं। अच्छा, आपने क्या कहते हैं जो इंटरव्यू है उसके लिए क्या प्रिपरेशन के लिए कोई मॉक इंटरव्यू वगैरह कहीं दिया था? हाँ सर, मैंने 3 मॉक इंटरव्यू दिए थे। तो एक एजुटेक में दिया था, एक इकोफोलिक्स इंस्टीट्यूट है उसमें दिए थे, उसके 2 इंटरव्यू हुए थे। तो मैंने ये लगभग 3 मॉक इंटरव्यू दिए थे। और आपको एडुटैप का जो इंटरव्यू था वो कैसा लगा? सर ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा था, क्योंकि इसमें 2 मेंबर्स थे, एक नाबार्ड से थे, एक मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ किस इंस्टीट्यूट से थे। तो जो नाबा एक आरबीआई से थे, तो आरबीआई। जो आरबीआई से मेंबर थे उन्होंने मुझसे लगभग आरबीआई क्या फंक्शंस थे उन पे अच्छे से क्वेश्चन पूछे, लगभग 30 मिनट तक उन्होंने पूछे। उसके अलावा लगभग 20 मिनट्स तक जो नाबार्ड से थे उन्होंने पूछे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा फार्मिंग बैकग्राउंड है मेरे फैमिली का, तो उन्होंने मुझसे फार्मिंग पे अच्छे क्वेश्चन पूछे, जैसे एग्रीकल्चर डबल इनकम कैसे हो, एग्रीकल्चर जो बिल्स आए हैं इनका एवोल्यूशन किया जाए, क्या आपका क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो इन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो ओवरऑल इंटरव्यू बहुत हेल्पफुल था, और उन्होंने मुझे रिकमेंड भी किए कि क्या आप पढ़ें। इसमें उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप उस दिन के लिए अपने रिसर्च वर्क को रोक दें, तो केवल केवल इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें। और उन्होंने कुछ रिकमेंड किया कि रिपोर्ट में क्या मुझे पढ़ना है, जैसे जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर कार्य फंक्शंस जो बुकलेट है वो उन्होंने सजेस्ट की थी। उसके अलावा जो उस बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाए वो उन्होंने सजेस्ट किया था। तो ओवरऑल बहुत हेल्पफुल था ये। बहुत हेल्पफुल था। ओके, सो आई थिंक ये गौतम क्या कहते हैं, ये आपने काफी अच्छे से मेरे को बताया। एंड कोई लास्ट मोटिवेशनल वर्ड्स हमारे ऑडियंस के लिए जो आपको बहुत बहुत उम्मीद से देख रहे हैं? सर मेरा फाइनली ये कहना है कि जैसे मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से कवर करते हुए कहाँ से कहाँ तक आया है, तो मेरा मानना है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो ओवरऑल चाहे लेट हो सिलेक्शन, पर फाइनली सिलेक्शन जरूर होगा आपका। यही मैं कह सकता ओके, थैंक यू सो मच। आपको जितने भी हम आपको बधाई दे सकते हैं वो मतलब इट्स कमिंग शॉर्ट। मेरे वर्ड्स आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स, बट हूँ। truly थैंक यू truly सर। and honestly we really appreciate your efforts, and also really thank you that आपने हमारे students के लिए you have taken out the time. Okay, so thank you for joining us. थैंक All the very best for your future adventures. ओके सर, थैंक Thank you so much.